Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. तो बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये जो कैपेसिटेंस वर्ड है हमने अपने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया कि कैपेसिटेंस क्या होता है। ये जुड़ा हुआ है कैपेसिटर वर्ड से, यानी कि कैपेसिटर होता है एक कंपोनेंट जो हम अपने सर्किट्स में यूज़ करते हैं और उसकी कैपेसिटी हम किस में मेजर करेंगे, है ना, उसके लिए हम कोई नाम रखेंगे तो वो होता है कैपेसिटेंस। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया अबाउट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होती है, और फिर हमने डिस्कस किया फिर स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, सो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स के साथ ही, जहां पर हमने अपने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने पढ़ा कि अगर एक स्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर मैं कुछ भी चार्ज यहाँ पर रख देता हूँ तो वो उस पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, और स्फीयर के सरफेस पर कुछ पोटेंशियल भी आ जाता है। वो पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल हमने देखा के क्यू अपॉन आर। रेडियस हम मान लेते हैं स्फीयर की रेडियस है आर। ठीक है, सो ये पोटेंशियल हो जाता है उसके सरफेस पर, और हम कैपेसिटेंस अगर इसकी कैलकुलेट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी। कैपेसिटेंस आपको किसी भी बॉडी के लिए निकालनी है तो उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है और उस बॉडी के ऊपर जो पोटेंशियल है। अब इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो बॉडी की शेप कैसी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कंडक्टर्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर देखो पोटेंशियल सेम रहता है हर एक पॉइंट पर, है ना। तो आपको ये नहीं सोचना कि पोटेंशियल यहाँ का या फिर कहाँ का लेना है, पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल तो सेम है। और जितना भी चार्ज उस सरफेस के ऊपर है आपको बस ये रेशो कैलकुलेट करनी है तो आपको कैपेसिटेंस पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर अगर हम करते हैं तो क्या आता है, कैपेसिटेंस आ जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस आर। तो हमने देखा कि कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर की किस पर डिपेंड करती है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस मैं करना चाहता हूँ उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, रेडियस को बड़ा करते जाओ। जितनी बड़ी आप रेडियस करेंगे उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस आपको देखने को मिलेगा। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मुझे कैपेसिटेंस चाहिए 1 फेराड, चलो 1 फेराड तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस हो जाती है, लेट्स से कि अगर मुझे कैपेसिटेंस चाहिए 1 माइक्रो फेराड, ठीक है, यानी कि 10 की पावर -6 फेराड। अगर मुझे इतनी कैपेसिटेंस भी चाहिए तो मुझे कितनी रेडियस बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो उसके लिए हमने देखा रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा जितनी कैपेसिटेंस आपको चाहिए दिस डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एंड 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी कैपेसिटेंस आपको चाहिए यानी कि 10 की पावर -6। सो ये निकालने पर निकल कर आएगा 9000 मीटर। ठीक है, आप देख लेना 10 की पावर 9 और वो 10 की पावर -6 है, तो आपकी रेडियस निकल कर आएगी 9000 मीटर। सो डू यू हैव एनी आइडिया कि 9000 मीटर कितना बड़ा होता है। और ये तो सिर्फ रेडियस है, इतनी रेडियस का हमें क्या बनाना है, एक स्फीयर बनाना है, तो ये बहुत बड़ा स्फीयर हो जाएगा विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू यूज़, है ना। इतनी बड़ी रेडियस का स्फीयर बनाना या फिर यूज़ करना प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर तो है, इसकी कुछ कैपेसिटी तो है चार्ज को स्टोर करने की, लेकिन वो बहुत ही कम कैपेसिटी है, ये ज़्यादा अच्छा कैपेसिटर नहीं है। अच्छा कैपेसिटर हमारे लिए सिर्फ वही होगा जो चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करे लेकिन पोटेंशियल उसका कम से कम इंक्रीज हो, है ना। जितना मर्जी चार्ज में उसे देता जाऊँ उस बॉडी को, उसका पोटेंशियल बहुत थोड़ा ही इंक्रीज करे, पोटेंशियल कम रहे। सो उस बॉडी का कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, उस तरह की बॉडी का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमें ज़रूर समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना। What should be alternative for this spherical capacitor? हम कैसी बॉडी डिज़ाइन करें, क्योंकि कैपेसिटर तो देखो कैसी भी शेप का हो सकता है। ये तो किसी ने बोला नहीं कि स्फीयर ही होना चाहिए, कि स्फीयर नहीं हो सकता तो अब कैपेसिटर नहीं बन पाएगा, नहीं है ना ऐसा। तो हमें कैपेसिटर बनाना है और ऐसा कैपेसिटर बनाना है जिसका साइज प्रैक्टिकली हमारे लिए यूज़ करना पॉसिबल हो। तो देखिए हम यहाँ पर क्या एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। हमने कल पढ़ा था, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि कैपेसिटेंस जो होती है किसी भी बॉडी की एबिलिटी कि वो कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है या फिर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकती है, वो हम किस में मेजर करते हैं, कैपेसिटेंस से मेजर करते हैं, है ना। कैपेसिटेंस वो पैरामीटर है, फिजिकल क्वांटिटी है। और हमने ये भी देखा था कि जो कैपेसिटेंस होती है बेशक से उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, लेकिन वो इन दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, ना ही तो चार्ज पर डिपेंड करती है,
ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। पर वो किस पर डिपेंड करती है? हमने देखा था कैपेसिटेंस डिपेंड करती है शेप पर, साइज के ऊपर, और किस पर डिपेंड करती है? मीडियम के ऊपर, है ना, किस मीडियम में हमने उस बॉडी को रखा है, या फिर डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर। ठीक है, अगर एक कंडक्टर के पास में मैं दूसरा कंडक्टर रख देता हूं तो उससे भी उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इफेक्ट होगी। तो देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं कि एक प्लेट है, ठीक है, आइसोलेटेड एक अकेली प्लेट मैंने यहां पर रखी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज ये प्लेट है। ये प्लेट कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ऑब्वियसली कंडक्टर है, मतलब इसका जो मटेरियल है वो कंडक्टर है, और ये प्लेट यहां पर रखी हुई है। अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा V, है ना। इस प्लेट का कुछ पोटेंशियल तो होगा ना इस सरफेस के ऊपर V। सो ठीक है, इसका कुछ चार्ज है और इसका कुछ पोटेंशियल है, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? Q/V, है ना। V का मतलब क्या है? जो इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल है। यहां पर मैं लिख देता हूं इस चीज को, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ प्लेट 1। ओके, जो ये हमारी प्लेट 1 है इसके सरफेस पर जितना पोटेंशियल है वही पोटेंशियल मुझे यहां पर यूज करना है। ठीक है, चार्ज मुझे पता है इसके सरफेस पर कितना है, दोनों के रेशो से मुझे इसकी कैपेसिटेंस पता है। ठीक है, सो आई नो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट। अब मैं यहां पर क्या ले आता हूं? एक और प्लेट को लेकर आता हूं। ठीक है, एक मैं दूसरी प्लेट को यहां ले आया। अब ऐसा दूसरी प्लेट को लाने से क्या हुआ? ठीक है, इस प्लेट को, अब ये प्लेट जो है न्यूट्रल है, जो मैं दूसरी प्लेट यहां पर लेकर आई ये न्यूट्रल है। यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज न्यूट्रल, लेकिन ये कंडक्टर जरूर है। क्या है ये? कंडक्टर है। तो हमने कल पढ़ा था कि अगर एक कैपेसिटर के आसपास में दूसरा कंडक्टर रख देता हूं तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो इफेक्ट होगी, वो इस पर डिपेंड करेगी। ऑलराइट, सो अगर ये न्यूट्रल है और ये कंडक्टर मटेरियल का है, यानी कि इसका मटेरियल कंडक्टर है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा? इंडक्शन होगा। हमने पढ़ा था चार्जिंग इंडक्शन की वजह से भी होती है ना। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसके सरफेस पर जो इसके सामने है। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी तरफ जो राइट साइड में है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज नहीं आ सकता, राइट। अगर इधर नेगेटिव चार्ज आया है तो दूसरी तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा चार्ज है? इंड्यूस्ड चार्ज है। इस प्लेट की वजह से यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो गया, जो कि एक न्यूट्रल प्लेट थी, बट यहाँ पर ओवरऑल चार्ज अभी भी 0 है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? देखिए, हमें क्या चाहिए? कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए, इस प्लेट का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल है एट द सरफेस ऑफ दिस प्लेट। जब तक हम दूसरी प्लेट को नहीं लेकर आए थे, ये हमारी सेकंड प्लेट है, जब तक हम इस प्लेट को लेकर नहीं आए तो यहाँ पर पोटेंशियल था सिर्फ खुद की वजह से। लेकिन जैसे ये प्लेट यहाँ पर आ गई तो ये भी इंड्यूस हो गई, इसके ऊपर भी चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा पोटेंशियल होता है? नेगेटिव पोटेंशियल होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, राइट। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इस प्लेट के किसी भी पॉइंट पर कैसा पोटेंशियल आ जाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। यानी कि जितना पोटेंशियल इस प्लेट का पहले था उसमें कुछ नेगेटिव पोटेंशियल मुझे ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगा, है ना। इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा सेम पॉइंट पर, वो पॉजिटिव होगा, और वो इस पोटेंशियल को क्या करेगा? इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यानी कि जो इस प्लेट पर पोटेंशियल है V, नेगेटिव चार्ज की वजह से वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, यानी कि ओवरऑल इफेक्ट थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। ऑल्दो नेगेटिव चार्ज इसके ज़्यादा पास है, ये भी आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज इसके ज़्यादा क्लोज है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी कि डिक्रीज करने वाला इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपेयर टू इंक्रीज। ठीक है, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक ही बात हो गई, डिक्रीज भी होगा और इंक्रीज भी होगा दोनों की वजह से, है ना। तो हमें क्या चाहिए? अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहता हूं, मुझे पता है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म को मुझे छोटा करना होगा, है ना, वो कम हो जानी चाहिए। तो कम करना है, इंक्रीज नहीं करना। इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है। तो क्यों ना हम इसको क्या कर दें? ग्राउंडिंग कर दें। ठीक है, अगर मैं इसके इस वाली साइड में ग्राउंडिंग करूंगा तो ये सारा का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीटली
क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ग्राउंडिंग की वजह से। और ये नेगेटिव चार्ज तो देखो इंड्यूस है इसकी वजह से, ये तो बाउंड है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये नहीं फ्लो करेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। सो अब ये पॉजिटिव चार्ज चला गया तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज तो नहीं करेगा, ठीक है। अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल ही देगा, ये तो अपना पोटेंशियल नेगेटिव होगा और ये इस पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये इस पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। सो आई कैन से जो इस फर्स्ट प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज अपॉन पोटेंशियल वी डैश, वी डैश का मतलब नया पोटेंशियल। अब ये जो वी डैश है वो ऑब्वियसली पुराने वाले पोटेंशियल से कम है। अच्छा, इसका चार्ज जो है उस पर कोई फर्क पड़ा, चार्ज पर देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो चार्ज है सिर्फ इसने इंड्यूस किया है, तो इसके ऊपर जितना चार्ज था वो उतना का उतना ही रहेगा, है ना। कैपिटल क्यू जो चार्ज है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने कैपेसिटेंस को ज़रूर चेंज कर दिया, ठीक है। कैपेसिटेंस को हमने क्या कर दिया, जो सी डैश कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा है पुराने वाली कैपेसिटेंस से। क्यों, क्योंकि हमने पोटेंशियल को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ऑलराइट, सो ये कंसेप्ट है ऑल्टरनेटिव मेथड जो हम ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा मेथड हमें मिल जाए कि हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी शेप्स भी यूज़ ना करनी पड़े और कैपेसिटेंस भी ठीक ठाक हमें मिल जाए, है ना। वो कुछ चार्ज को स्टोर तो करे, अगर हम कैपेसिटर बना रहे हैं तो उसका काम है चार्ज को स्टोर करना, और अगर वो चार्ज को स्टोर ही नहीं कर पा रही तो फिर वो किस काम का है ना। तो ये जो पैरेलल प्लेट वाला कॉम्बिनेशन है ये हमें कुछ यूज़फुल लग रहा है। एक कंडक्टर के सामने अगर मैं दूसरा कंडक्टर रखता हूँ तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकती है। ये आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आज हम कैपेसिटर को एक और तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। कैपेसिटर हमने कल पढ़ा था कि एक कंपोनेंट है जैसे रजिस्टर होता है जिसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। हम आज यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर को हम एक अरेंजमेंट कह सकते हैं दो कंडक्टर्स का सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी। जैसा हमने अभी देखा कि ये एक प्लेट थी यानी कि हमारा पहला कंडक्टर, ये दूसरी प्लेट है यानी कि हमारा दूसरा कंडक्टर, ठीक है। सो दो कंडक्टर्स का ये कॉम्बिनेशन है, टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय, अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, सेपरेशन होनी चाहिए, सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मीडियम। यहाँ पर अभी मीडियम क्या है, एयर, और यहाँ पर हम कोई दूसरा मीडियम भी डाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम कोई और मीडियम भी रख सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी। अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, इसी को हम यूज करेंगे टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कैपेसिटर की डेफिनेशन आज के लेक्चर के हिसाब से, क्योंकि मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर किसी काम का हमें देखा है नहीं, उसका प्रैक्टिकली हम कोई यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस तरह से हम एक कैपेसिटर बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो हमारे लिए कुछ काम आ जाए। तो यही हमें देखना है, ठीक है। कैपेसिटर का फॉर्मूला सेम रहेगा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल V, ठीक है। यूनिट भी सेम रहेगी, बाकी सब कुछ तो सेम है, हमने बस कैपेसिटर को डिफाइन किया है थोड़ा सा अलग तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी कैपेसिटेंस। वो तो हमने कैपेसिटर को डिफाइन किया ना कि ऐसा एक अरेंजमेंट कैपेसिटर कहलाएगा, लेकिन अगर कैपेसिटेंस को मुझे डिफाइन करना है तो वो क्या होगा, चार्ज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू ईदर कंडक्टर ऑफ कैपेसिटर सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बाय 1 यूनिट। हमने देखा कि कैपेसिटर हम दो कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना लेंगे, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं कि पैरेलल प्लेट ही हो, कंडक्टर्स कैसे भी हो सकते हैं। लेट्स से ये मेरा एक कंडक्टर है, ये मेरा दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से कैपेसिटर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर 1, ये दूसरा कंडक्टर है, तो यहाँ पर भी वो क्या करेंगे, चार्ज को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मीडियम होगा, एयर या फिर कोई भी दूसरा मीडियम हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, Q अपॉन V। तो कल भी हमने देखा था कि कितना चार्ज मुझे सप्लाई करना पड़ेगा ताकि पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट से इंक्रीज कर जाए। तो वहीं से हम डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस को, चार्ज रिक्वायर्ड टू सप्लाइड टू ईदर कंडक्टर, या तो आप इसको दे दो या फिर इसको, किसी भी एक कंडक्टर को आप चार्ज दे दो, ठीक है, टू ईदर कंडक्टर ऑफ कैपेसिटर सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंक्रीज कर जाए,
बाय 1 यूनिट, यानी कि 1 वोल्ट से हमारा पोटेंशियल इंक्रीज कर जाना चाहिए। ठीक है, ये सिचुएशन होगी। हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अगर चार्ज दिया, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, तो वहाँ पर उतना ही नेगेटिव चार्ज देखो इंड्यूस भी हो जाएगा। ठीक है, सो ये सिचुएशन है चार्ज रिक्वायर्ड। मैं बार बार इस डेफिनेशन को नहीं पढ़ूंगा। नाउ नेक्स्ट इज, अभी डिपेंड किस पर करेगा? कैपेसिटेंस। हमने कल भी देखा था ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी कि शेप, साइज, रिलेटिव पोजीशन ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा हम क्लोज रखेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा कैपेसिटर बनेगा। ठीक है, एंड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन देम, यहाँ पर मीडियम क्या है इनके बीच में, उस पर भी डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इनमें से किसी भी फैक्टर को अगर हम चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगी, यानी कि उसकी चार्ज करने की कैपेसिटी, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, या तो वो इंक्रीज करेगी या फिर वो डिक्रीज करेगी, वो हम देखेंगे किस फैक्टर का कैसा इफेक्ट होगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टर्स या फिर कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? 2 पैरेलल प्लेट्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो इनका साइज बहुत ज़्यादा लार्ज हम कंसिडर करेंगे कंपेयर टू द सेपरेशन। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनका जो साइज है वो काफ़ी लार्ज है। ठीक है, सो तभी हम इसको इनफाइनाइट समझ सकते हैं अगर ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो हमें पता है जब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आता है पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स हमें मिल जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली प्लेट्स का कुछ ना कुछ एरिया ए होगा, तो ये कुछ पैरामीटर्स है, जैसे एरिया होगा प्लेट्स का ए, डिस्टेंस जो हम मान रहे हैं उन प्लेट्स के बीच में वो हो गया डिस्टेंस डी, प्लस माइनस सिग्मा। ठीक है, सिग्मा से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वहां पर डेंसिटी हो जाएगी प्लस सिग्मा, जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वहां पर हो जाएगी माइनस सिग्मा। ठीक है, और अगर मुझसे पूछा जाता है चार्ज कितना है इस प्लेट पर, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन इस प्लेट का एरिया ए, है ना। तो अगर मुझे चार्ज निकालना है तो कितना हो जाएगा? मैं सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया ए के साथ, है ना। तो चार्ज निकल आएगा किसी भी प्लेट पर, या तो पॉजिटिव पर या फिर नेगेटिव पर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लस माइनस क्यू। ऑब्वियसली हमें चार्ज अगर चाहिए किसी भी प्लेट पर, सो दिस इज टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट। निकालने का तरीका यही रहेगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ए। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर्स हम यूज करने वाले हैं फॉर द डेरिवेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर होता है, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर हमने देखा किसी काम का नहीं है, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली भी। तो अभी हम देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसा बनने वाला है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन दीज प्लेट्स। ठीक है, और वो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? हमें पता है एक सिंगल प्लेट की वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट पर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है सिग्मा, यानी कि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होती है? देखो पॉजिटिव है प्लेट तो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द प्लेट। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है और मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम वे में प्लेट से अवे, ठीक है, प्लेट से अवे, और वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेगेटिव प्लेट की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और नेगेटिव प्लेट की वजह से भी कितना होगा? सेम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इन बिटवीन, देखो बाहर वाले पॉइंट्स में तो वो बैलेंस कर जाता है, पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव वाले की वजह से टूवर्ड्स द प्लेट, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? बाहर जीरो। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन इन बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल या फिर लिखने की जरूरत नहीं, टोटल हम सिंपली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, देखो दोनों को हमने ऐड किया तो बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा फील्ड। ऑलराइट, अब हमें ये भी पता है कि फील्ड अगर मुझे पता है, और ये फील्ड कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो मैं दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ। पोटेंशियल तो नहीं बता सकता किसी भी प्लेट का कितना होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हम ज़रूर बता सकते हैं। हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब प्लेट्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है V अपॉन में जितना डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, डिस्टेंस D। ये फॉर्मूला होता है प्लेट्स के लिए, हमारा रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस D, ठीक है। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्टेंस D के साथ में। सो ये आ गया हमारा पोटेंशियल हमें पता लग गया, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में कितना है। कैपेसिटेंस मुझे जाननी है, अल्टीमेटली तो हमें कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज Q डिवाइडेड बाय में पोटेंशियल V, या फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब मुझे क्या पता करना है, चार्ज कितना है, यानी कि अब चार्ज हमें पता है किसी भी प्लेट पर, या तो पॉजिटिव पर देख लो या फिर नेगेटिव पर देख लो कितना है। ये जो चार्ज Q है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया A, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा चार्ज। तो अब हमारा काम क्या रह गया कैपेसिटेंस निकालने के लिए, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज मुझे पता है, पोटेंशियल भी मुझे पता है, तो दोनों की रेशो ही कैलकुलेट करनी है ना। कैपेसिटेंस विल बी चार्ज Q यानी कि सिग्मा इंटू एरिया A को हम डिवाइड करेंगे किससे, पोटेंशियल से। वो कितना आया, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो ऊपर आ जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ठीक है, और ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट A अपॉन D, यानी कि एरिया अपॉन D, D इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी कि मैं लिख सकता हूं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है इंटू एरिया A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो ये हो जाएगी कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिट इज सेम फेराड, ठीक है, जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते रहेंगे, तो यूनिट सेम है सब कुछ। अगर आप ऐसा यूनिट में यूज कर रहे हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, है ना, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अगर आप सब कुछ ऐसा यूनिट में यूज कर रहे हो तो आपका कैपेसिटेंस फेराड के अंदर ही आएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो सेपरेशन जितनी भी होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे, यानी कि शेप पे या फिर साइज पे। तो एरिया या फिर सेपरेशन बिटवीन प्लेट से क्या चेंज होगा, कैपेसिटर की शेप या फिर साइज चेंज होगी, तो उस पर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट देखिए होता है हमारा परमिटिविटी। तो परमिटिविटी अगर हमारे बीच में क्या है, एयर है, तो वो एयर की आएगी। अगर कोई और मीडियम हम वहाँ पर रखेंगे तो उस मीडियम की परमिटिविटी हमें यूज़ करनी होगी। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम से मीनिंग है कि जो एप्सिलॉन वैल्यू है ना, परमिटिविटी, उस पर भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। परमिटिविटी की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली फिर वो कैपेसिटेंस भी हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा मिल गया हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। नाउ वी विल सी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, क्योंकि हमने नया फॉर्मूला किया है कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू एरिया A अपॉन
सेपरेशन डी। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हमारा अभी भी सेम है कैपेसिटेंस का, दैट इज Q अपॉन V। ये तो हम कभी भी लगा सकते हैं किसी भी बॉडी के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको गिवन होगा। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया, तो हमें एरिया दे दिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर। तो यानी कि मुझे एरिया भी पता लग गया, सेपरेशन भी पता लग गई, 2 मिलीमीटर है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, वो कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया ये भी उन्होंने मुझे बता दिया। फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो मुझे चार्ज बताना है। ठीक है, वोल्टेज यानी कि कितनी बैटरी से कनेक्ट किया है, 12 वोल्ट, तो ये तो मुझे पता है। ठीक है, चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैपेसिटेंस मुझे पता होना चाहिए, पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो मुझे पता होना चाहिए, जो कि अभी नहीं पता है। ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए वैल्यू ऑफ C यानी कि कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, एरिया हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसे हम क्या कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में। सो क्या हो जाएगा 10 की पावर -4, 1 सेंटीमीटर इज 10 टू द पावर -2 मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो 10 की पावर -4 मीटर बन जाएगा। नीचे क्या है, डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन, वो है 2 मिलीमीटर, तो मैं सिर्फ 2 मिलीमीटर है ना, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 बन जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया, हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। नाउ दिस विल बिकम ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा, +3 बन जाएगा, एंड -8.85 को अगर हम कैंसिल करें तो 4.4 समथिंग यहाँ पर होगा। 25 को अगर हम 4 से करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली देखो 100। ठीक है, 25 4 ज़ा, लेकिन 4.4 है तो उससे ज़्यादा ही आएगा, इनटू 10 की पावर में -12 और -4, ये क्या हो गया -16, और -3 यहाँ से आएगा तो +3 बन जाएगा। सो इट विल बिकम 100 इंटू 10 की पावर -13। ठीक है, 10 की पावर -13, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसे 10 की पावर -12 लिखना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -12 अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये बनेगा 10 पिको फेराड। पिको का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -12, तो अगर मैं इसको -12 करना चाहता हूँ तो मुझे एक 10 की पावर -1 यहाँ देना होगा, यानी कि वो 10 कैंसिल हो जाएगा। सो 10 पिको फेराड इज योर आंसर, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने कैलकुलेट किया है, 25 को 4.4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 10 से ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो जब आपको कैपेसिटेंस पता लग जाएगी तब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज, क्योंकि चार्ज की वैल्यू है कैपेसिटेंस C मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल V। तो अब मुझे कैपेसिटेंस पता है, अप्रॉक्सीमेटली अगर ये 10 है को मल्टीप्लाई करना है पोटेंशियल V से, लेकिन वो 10 पिको फेराड है, यानी कि 10 की पावर -12 लगेगा। पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 120, ठीक है, 120 पिको कूलम ये बन जाएगा, या फिर 10 टू द पावर -12 कूलम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा है, इफ प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज बाय 1 मिलीमीटर। तो हमने प्लेट की सेपरेशन ऑलरेडी क्या है, देखो 2 मिलीमीटर तो है, हमने 1 मिलीमीटर से डिक्रीज कर दी, यानी कि अब सेपरेशन कितनी रह गई, 1 मिलीमीटर रह गई। व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। तो ये क्वेश्चन देखिए अब इसमें क्या है, तो अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली, ये हमारी पुराने वाली सिचुएशन है, ये दोनों प्लेट्स हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 मिलीमीटर। ठीक है, हमने अभी अभी कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास आ रहा है, 10 पिको फेराड। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि अगर इसको हम 2 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर कम कर दें तो ये कितना रह जाएगा, इसका हाफ ही रह जाएगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये रह जाएगा 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमारी जो बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, उसे कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस जब हम कम करते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया A डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस D। अगर मैं सेपरेशन को डिक्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं सेपरेशन को डिक्रीज करता हूँ
तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। अब कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला ये भी तो है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल V, ठीक है। अगर इस डिस्टेंस के डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, तो अगर मैं यहां से रिलेट करूं तो मुझे चार्ज भी इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, C इंटू V, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नई वाली कैपेसिटेंस C डैश, क्योंकि कैपेसिटेंस अब चेंज हो गई है, पुराने वाली कैपेसिटेंस नहीं रही, अब C डैश, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हमें पता है, देखो जब डिस्टेंस हमारा हाफ हो गया है, सो हम जब नई कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल से, देखो बैटरी की वोल्टेज हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बैटरी की वोल्टेज सेम है, हमने कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया, इसके बीच की सेपरेशन को चेंज करने से हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो गई, राइट, C डैश। तो वहां पर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, जब कैपेसिटेंस चेंज होगी, बैटरी की वोल्टेज सेम है, तो चार्ज को भी चेंज होना पड़ेगा, यानी कि Q डैश हम लिख सकते हैं। तो जो नया चार्ज हमें जितना भी सप्लाई करना पड़ेगा Q डैश, वो टोटल चार्ज हमें पता लग रहा है कि कितना चार्ज बैटरी को सप्लाई करना होगा, ताकि उसकी कैपेसिटेंस इतनी हो जाए C डैश के इक्वल, जो हम कैलकुलेट करेंगे। बैटरी की वोल्टेज देखो 12 वोल्ट सेम रहेगी, लेकिन अब बैटरी की हमें पता है कि बैटरी कुछ चार्ज तो पहले से सप्लाई कर चुकी है। यहाँ पर पुरानी सिचुएशन में हमने पता है कि Q इज इक्वल टू CV हमने कैलकुलेट किया था, राइट। तो हमें पता है कि कितना चार्ज बैटरी ऑलरेडी सप्लाई कर चुकी है, तो अभी टोटल चार्ज कितना सप्लाई करना है वो भी हमें पता लग गया। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि Q डैश माइनस Q, ये जो चीज़ है ये हमें बताएगी कि हमें टोटल कितना नया चार्ज बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज टू बी सप्लाइड बाय बैटरी, ऑलराइट। सो इन दिस क्वेश्चन हमने देखा कि अगर हमें कैपेसिटर के बारे में हमें सब कुछ मिला है, एरिया हमें उसके बीच का पता है, डिस्टेंस हमें पता है, तो हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने उसको किस बैटरी से कनेक्ट किया, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, तो हम ये भी बता सकते हैं कि कितना चार्ज वहाँ पर स्टोर होगा, यानी कि कैपेसिटेंस C इंटू पोटेंशियल V से हमें मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट वे सो कि अगर हम उसके बीच का डिस्टेंस हाफ कर देते हैं तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, राइट, कैपेसिटेंस चेंज होगी और चार्ज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कितना चार्ज हमें चाहिए इतनी कैपेसिटेंस बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि हम कुछ चार्ज सप्लाई कर चुके हैं, तो Q डैश माइनस Q होगा हमारा एक्स्ट्रा चार्ज जो हमारी बैटरी को अब सप्लाई करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज़ क्यों नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है यूज़ कर पाना, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो हैं उन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज कैपेसिटर जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A इंटू एरिया A, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया A डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दैट इज D। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे और हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।